दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, हिमाचल दस्तक ने आज जो महत्वपूर्ण अपडेट लाया है आपके लिए कि क्या डीए आपको जो कर्मचारी है प्रदेश के, उनको 28 तारीख को ही मिल जाएगा सैलरी के साथ या फिर नहीं, वो बताएंगे। और सीएम सुक्खू आज एक कार्यक्रम में थे शिमला में और वहां पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रदेश की और कई खबरें हैं, संक्षेप में आपको विस्तार में जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के जितने भी लाखों कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको 28 तारीख को ही सैलरी के साथ डीए देने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम ने बीते दिनों जो है वो प्रेस वार्ता कर सचिवालय में यह अनाउंसमेंट की थी कि कर्मचारियों को 4% जो डीए है वो दे दिया जाएगा। अब वित्त विभाग जो है वो सीएम के आदेशों के इंतजार में है कि फाइल कब जो है उनके पास पहुंचती है, जो अनाउंसमेंट की फाइल है। और संभावना है, जो सूचना हमारे पास है, कि 28 तारीख को सैलरी के साथ ही कर्मचारियों को डीए भी मिल जाएगा। आज की ये बड़ी खबर थी और सबसे पहले आपको मैंने बताई है। अब सिर्फ एक फाइल और सीएम के आदेश का इंतजार है और 28 तारीख को सैलरी के साथ ही डीए भी मिल जाएगा, जिस पर लगभग 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार अतिरिक्त जो है वो वहन करेगी। यानी प्रदेश के लाखों कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनको उसी दिन जो है वो ये खाते में आ जाएगा, यानी डीए की राशि खाते में आ जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें और है, जो एनपीएस कर्मचारी थे, सरकार ने उनको केंद्र की तर्ज पर, जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी तर्ज पर डीए देने की जो बात है उसको लेकर की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में कर्मचारियों को जो ये लग रहा था, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं कर्मचारी अधिकारी, उनको ये लग रहा था कि उनको जो है वो 12% एक साथ मिलेगा। तो सूचना ये है कि इनको भी फिलहाल एक ही किस्त मिलेगी। जो और हैं, यानी पूरा जो 12% इनको मिलना है, इसके लिए फिलहाल इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये हम एनपीएस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे कर्मचारी जो ओपीएस के दायरे में हैं, उनको 21-28 को देने की तैयारी है। इसके अलावा सचिवालय में कर्मचारी जो है वो कल फिर से गरजने वाले हैं। कैसे गरजेंगे और क्या इनका कल जो है वो पूरा वो उस जो जनरल हाउस होने वाला है उसमें क्या रहेगा, वो आपको बताते हैं। आज सचिवालय में जो कर्मचारियों के 5 संगठन हैं, उन्होंने बैठक की है और बैठक में जो निर्णय लिया है कि कल जनरल हाउस ठीक 1:30 बजे आर्म्स जेल बिल्डिंग के बाहर होगा। इन सचिवालय की जो जहां पर अधिकारी बैठते हैं उस बिल्डिंग के बाहर होगा। सबसे महत्वपूर्ण, कल ही हमने खबर बता दी थी आपको कि कर्मचारी सबसे पहले तो सीएम सुक्खू का 4% डीए के लिए कल थैंक्स करेंगे। वहीं थैंक्स करने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, वो यही मुद्दा है कि जो कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की बात की जा रही है। एक मंत्री जिस प्रकार से प्रिविलेज मोशन की बात की गई, विधानसभा जब सत्र चला हुआ था, उस प्रिविलेज मोशन को वापसी लिया जाए। संजीव शर्मा ने आज जो कर्मचारी नेता, उनका यह कहना है कि राज्य सरकार का हम 4% डीए के लिए थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब अभी मुझे भी जो है वो 25-30 सालें हो गई सेवाएं देते हुए, कभी भी कर्मचारी के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन नहीं लाया गया है। ऐसे में अगर कर्मचारी हितैषी प्रदेश सरकार है तो जो कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाए जाने की जो बात की जा रही है, उसको राज्य सरकार को वापसी लिया जाना चाहिए। जो मेमो भी जारी किया था उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो रद्द किया जाना चाहिए। तो प्रिविलेज मोशन इसी के लिए हालांकि कल ये बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो प्रिविलेज मोशन है और कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा हताश इसलिए भी थे क्योंकि जो कर्मचारी नेता, उनका ये कहना है कि हमने जो आवाज उठाई थी डीए की, ये सिर्फ सचिवालय कर्मचारियों की आवाज नहीं थी, ये सामूहिक आवाज थी प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की, जो उनका हक था। वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो हमारा 12% पेंडिंग डीए है उसकी हम 2 किस्तें मांग रहे थे, और जो एरियर है उसका सिर्फ हम 50,000 रुपए मांग रहे थे, जबकि जो एरियर है वो 4-5 लाख से भी अधिक है। तो इनका यही कहना था कि हमारी आवाज सिर्फ डीए और एरियर की थी, लेकिन जिस तरीके से प्रिविलेज मोशन लाया गया और लाई जाने की बात की जा रही है और दूसरा मेमो जारी किया गया, तो इससे थोड़ा सा जो कर्मचारी वो निराश हैं। तो अभी फिलहाल जो कल जनरल हाउस होना है सचिवालय में, हालांकि जनरल हाउस जब भी होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो मोर्चा खोला जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मोर्चा, देखिए थैंक्स थैंक्स भी किया जाएगा उसमें, और दूसरा ये भी है कि जो प्रिविलेज मोशन है उसको वापसी ले जाने की जो वहां पर डिमांड है, जो बात है वो कही जाएगी। तो सरकार अब देखना पड़ेगा कि जो प्रिविलेज, हालांकि सीएम सुक्खू ने कहा है
कि जो प्रिविलेज मोशन है वो मैंने नहीं लाया है, सीएम सुक्खू के ये बोल थे। ये एक एमएलए है ना, कि उन्होंने एमएलए का जिक्र किया था, लेकिन ये मंत्री की, जिस प्रकार से एक मंत्री के खिलाफ जो टिप्पणियां हुई थी, शब्दावली का जो प्रयोग किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रिविलेज लाने की बात की गई विधानसभा के अंदर, तो फिर सीएम ने इसमें जो है वो ये कहा था कि हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, मैं खुद जो है वो मंत्री से भी बातचीत करूंगा और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे भी बात करूंगा। तो अब संभावना ये लग रही है कि प्रिविलेज मोशन को वापसी लिया जा सकता है। तो कल जो जनरल हाउस होना है ठीक 1:30 बजे होगा और इसमें सभी जो कर्मचारी सचिवालय में वो उस जो है वो 1:30 बजे कल बाहर आएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई जा रही है और सीएम सुक्खू ने जितने भी डिपार्टमेंट है प्रदेश में, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कसरत शुरू कर दी है कि एजेंडे क्या लिए जाने चाहिए। तो टेंटेटिव जो डेट है, क्योंकि आपको मालूम है जब भी कैबिनेट बैठक होती है तो लिखित में जो है वो एक तिथि आती है, एक आदेश निकाले जाते हैं, एक सूचना आती है, तो उस हिसाब से भी टेंटेटिव जो डेट है 22 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हो सकती है। हमारे पास जो सूचना है कि इस बार जो होम स्टे पॉलिसी है, इसके रूल्स कैबिनेट में जा सकते हैं, इसको बनाने की जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर है और राज्य सरकार, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, शहरों में इलाके हो, अब होम स्टे पर निगरानी रखी जाए और होम स्टे पर जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से होटलों में टैक्स लिया जाता है, होम स्टे में भी कहीं ना कहीं जो है वो टैक्स तो लिया ही जा रहा है जो शहरों में है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम सारे टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अब होम स्टे भी टैक्स के दायरे में आएंगे और हो सकता है आने वाले समय में जो होम स्टेज में लोग रहते हैं उसके जो रेट हैं वो और अधिक बढ़ जाएं, क्योंकि अब होम स्टे वाले भी जब टैक्स देंगे या कुछ भी जो उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, राज्य सरकार जो रूल्स ला रही है, पॉलिसी बना रही है, तो स्वाभाविक है जब उन पर कुछ जो है वो टैक्स लगेंगे तो उसके बाद जो वहां पर लोग ठहरने आएंगे तो फिर उनसे भी अधिक चार्ज होगा। तो कैबिनेट में जो है वो होम स्टे के जो रूल्स है वो जा सकते हैं, इसको लेकर के जो है वो एजेंडा ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो भर्तियां हैं वो भी निकलेगी और कई महत्वपूर्ण फैसले होने। तो टेंटेटिव जो डेट है वो 22 तारीख है और इसकी हालांकि अभी अधिसूचना नहीं निकली है उस दिन कैबिनेट बैठक की, लेकिन टेंटेटिव है, तैयारियां हैं और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने जो एजेंडे हैं वो इसमें लेके जा रहे हैं और इसमें कई और भी एजेंडे जा सकते हैं, शिक्षा विभाग के एजेंडे भी जाएंगे। और इसके अलावा जो शैक्षणिक सत्र अगले साल वाला है, 25 वाला जो शैक्षणिक सत्र है, उसमें कई स्कूल और बंद होंगे और सरकार का ये कहना है कि जो स्कूलों को हम मर्ज करने की, बंद नहीं कहेंगे, मर्ज करने की बात करेंगे, जो हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं इसके पीछे का जो मकसद है, हम ये चाह रहे हैं कि जहां पर बच्चे सिर्फ 4 हैं, 5 हैं, उन बच्चों को जो साथ वाले स्कूल है, अगर 1-2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, वहां पर भेजें हम 4 बच्चे वहां पर, 10 बच्चे एक स्कूल के, 15-20 बच्चे कम से कम, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में वहां पर हो। और दूसरा, वहां पर जो टीचर सिर्फ अभी 1 है, कई स्कूलों में टीचर ही नहीं है, हमारी कोशिश रहेगी, जो शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम प्रॉपर स्टाफ ताकि वहां पर भेजें और एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो बच्चों को हम दे सकें, ये हमारा इसके पीछे का मकसद है जो स्कूलों को मर्ज करने को लेकर उन्होंने कहा। हालांकि अभी हाईकोर्ट से 2-3 डिसीजन आए हैं जहां पर लोग जो है वो हाईकोर्ट चले गए, यानी कोर्टों में चले गए और उनका ये कहना था, जो पेरेंट्स थे, जितने भी गांव के लोग थे, उनका ये कहना था कि जो ये गांव के जो कुछ क्षेत्र है, जैसे चंबा है, भरमौर है, बहुत सारी जगह है, सिरमौर है, शिमला का ऊपरी क्षेत्र, जहां पर बच्चे जंगल के रास्ते से जाते हैं और जंगल के रास्ते में भालू है और भी कई जानवर होते हैं, तो बच्चों को रिस्क रहता है। कई बच्चे जो है वो कई किलोमीटर जो 1-2 घंटे पैदल जाकर जो है स्कूल पहुंचते हैं। तो फिर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि जहां पर ऐसी स्थितियां हैं वहां पर जो है वो स्कूलों को मर्ज ना किया जाए। राज्य सरकार अब ये भी देख रही है, जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये आदेश भी दिए हैं कि जहां पर ऐसी स्थितियां हैं पर्टिकुलर जगह पर, उसको भी देखा जाए। जहां हमारा मकसद सिर्फ मर्ज करना इसलिए नहीं है, हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, जहां पर बच्चों की खतरा है, रिस्क है, वहां पर हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, ये उनका कहना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर 2024 की अध्यक्षता की। शिमला में यह कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि हुई हिमाचल प्रदेश में, इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कर हमें इन चुनौतियों के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि व्यय कर लोगों को आपदा से निपटने की तैयारियों के बारे में जागरूक कर रही है
और आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण को सदैव तैयार रहने को कहा गया है और तैयार रहना भी चाहिए। इस दिशा में फ्रांस की एजेंसी AFD के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपए जो है व्यय किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक मुख्य SDRF प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की है। यानी एक जो SDRF का जो प्रशिक्षण का जो संस्थान है वो बनेगा। और CM सुक्खू ने आज ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 2 साल रहे हैं, इस साल को भी ले लीजिए, इससे पिछले वाला जो साल उसको भी ले लीजिए, इस बार देखा आपने समेज में और जो राजबन है वहां पर किस तरीके से आपदा आई है। तो CM ने कहा है कि अब हमें आपदा जिस प्रकार से आ रही है हमें हर साल तैयार रहने की भी जरूरत है और कैसे आपदा से निपटा जाए इसके लिए राज्य सरकार जो है वो अभी से जो है वो प्रयास करेगी ताकि आगामी समय में जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। और आज की एक बहुत बड़ी खबर है और ये अच्छी सौगात मध्य प्रदेश के लिए है। शिमला में 1734 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 13.79 किलोमीटर लंबा जो रोपवे है उसको बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है जी। दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे दूसरे नंबर का ये शिमला में बनने जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने 1794 करोड़ की लागत से बनने वाले शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को अग्रिम टेंडर लगाने की जो इजाजत है वो दे दी है। ये बड़ी खुशखबरी वाली खबर हिमाचल प्रदेश के लिए है। इससे अब शिमला रोपवे का जो निर्माण का रास्ता है वो प्रशस्त हुआ है। ये जानकारी आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है। मुकेश अग्निहोत्री ने लिखा कि 13.79 किलोमीटर दूरी वाला यह विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे लंबा रोपवे होगा। यह 15 स्टेशन को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग बनेगा और शिमला में जो लोग हैं इस रोपवे से जो है वो गुजर सकेंगे। प्रॉपर इसका जो एक कह सकते हैं आप कहां से 15 स्टेशन होंगे इस रोपवे में, तब अंदाजा लगा सकते हैं शिमला के स्टेशन है उन सभी स्टेशनों को जोड़ा जाएगा और लोग शिमला में रोपवे के माध्यम से भी सफर कर पाएंगे। यानी जो अभी जाम की समस्या शिमला में है तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है रोपवे बनने से इससे निजात मिल जाएगा और लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जल्दी पहुंच सकेंगे। तो ये अच्छी खबर है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर है। आपने कभी सोचा होगा कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी कम और चौकीदार की सैलरी अधिक, ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बताते हैं आपको। सोशल मीडिया पर इन दिनों हिमाचल का शिक्षा विभाग खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल चंबा जिला के भरमौर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय द्वारा एक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया जिसमें एक पार्ट टाइम टीचर और एक चौकीदार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें टीचर को सैलरी बता रहे हैं हम आपको 8,450 रुपए प्रति महीना मिलेगा और जो चौकीदार हैं उसको टीचर से अधिक 10,630 रुपए मानदेय देने की बात कही गई है, लिखी गई है विज्ञापन में। अब पार्ट टाइम टीचर के लिए BSc MSc BEd के साथ टेट परीक्षा अनिवार्य है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये अनिवार्य किया गया है। जबकि चपरासी के लिए 10वीं पास निर्धारित की गई है। अब टीचर को चौकीदार की तुलना में 2180 रुपए कम मानदेय देने की जो बात है वो विज्ञापन में कही गई है। तो चौंक आप भी रहे होंगे कि टीचर की सैलरी कम और चौकीदार की जो चपरासी की सैलरी अधिक। इसे लेकर सोशल मीडिया में शिक्षा विभाग पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। विभाग का यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। लोग इससे बेरोजगारी के साथ जो बेरोजगार प्रदेश के उनके साथ मजाक बता रहे हैं और पार्ट टाइम टीचर के साथ चौकीदार दोनों को जो न्यूनतम वेतन है वो भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और हिमाचल में न्यूनतम जो दिहाड़ी है वो 400 रुपए है और 400 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये महीने का 12,000 से ऊपर जाता है। इस हिसाब से कम 12,000 रुपए मानदेय तो होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मानदेय है वो 12,000 से कम है। मगर शिक्षा विभाग के इस विज्ञापन के अनुसार न तो टीचर और न ही चौकीदार को न्यूनतम जो मानदेय है वो दिया जा रहा है। इसे लेकर जो चंबा के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो ये जॉब है, जो टीचर की जॉब है पार्ट टाइम है, यानी पार्ट टाइम कुछ समय के लिए है, पार्ट टाइम है। जबकि चौकीदार के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं ये फुल टाइम है। ये उन्होंने जो तर्क दिया है इसके पीछे, इसलिए टीचर का मानदेय कम है और जो चौकीदार है उसका मानदेय अधिक है। हैरानी इस बात की है कि इस साल के शुरुआत में भी सरकार ने पार्ट टाइम जो भर्तियां हैं वो की थी। तब बेरोजगारों ने विरोध के बाद जब बेरोजगारों ने विरोध किया, सरकार ने ये फैसला
वापसी ले लिया था, मगर अब शिक्षा विभाग का यह विज्ञापन कई सवाल खड़े कर रहा है और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ऐसी भर्तियों पर जो है वो पहले ही आपत्ति जताई है। चौंकाने वाली खबर, हालांकि इसमें जो तर्क दिया गया है कि जो चपरासी की नौकरी है वो फुल टाइम है और जो टीचर की नौकरी है वो फिर जो है वो कम टाइम के लिए नियमित नहीं है, तो ये इसमें दिया गया है, तर्क दिया गया है। इसके अलावा जो अच्छी खबर है, जल शक्ति विभाग में 12 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 184 जल रक्षकों को रेगुलर कर दिया गया है। अब यह जल रक्षक पंप अटेंडेंट के पद पर प्रमोट कर दिए गए हैं। विभाग ने अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद यह फैसला लिया है और स्थानीय होने के बाद अब इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने जल रक्षकों के लिए 12 साल की अनुबंध जो अवधि है वो तय की है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड है वो 12 साल रखा हुआ है। इस अवधि को पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। इस बार प्रदेश के विभिन्न जिलों से 184 कर्मचारियों ने यह अवधि पूरी कर ली थी और जल रक्षक लंबे समय से 60 और जो 40 का वेतन मिलता है, जो कोटा है, इसको खत्म करने और खुद की पूरी तरीके से जो है वो जल शक्ति विभाग के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। और वर्तमान में इन कर्मचारियों को जो मानदेय है वो 5400 रुपए है और मासिक वेतन जो है उनको दिया जा रहा है, जिसमें 60% विभाग द्वारा और 40% जो है पंचायती राज द्वारा जो है दिया जा रहा है। इनका यह कहना है कि हमें मर्ज किया जाए डिपार्टमेंट में और दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 12 साल का है उसको कम किया जाए। और जल शक्ति विभाग की जो प्रमुख अभियंता है अंजू शर्मा, उन्होंने बताया कि विभाग ने जिन कर्मचारियों ने जो 12 साल का जो सेवा अवधि पूरी कर ली है उन्हें पंप अटेंडेंट के रूप में प्रमोट कर दिया है। वहीं जल रक्षक ये मांग कर रहे हैं कि 12 साल की अवधि को कम किया जाए। इस पर फिलहाल सरकार ने फैसला लेना है, तो अब देखना पड़ेगा सरकार इसमें क्या क्या करती है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, आपको बता दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री, एक सीपीएस और एक एमएलए जो है वो विदेश टूर पर निकल गए हैं। वजह बताते हैं कि क्यों गए हैं और क्या वहां से हिमाचल के लिए नई चीज सीख के लाएंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम आज फ्रांस के लिए रवाना हो गई है। 7 सदस्यीय टीम 20 अक्टूबर तक फ्रांस में विभिन्न डेयरी फार्म का दौरा करेगी और वहां दूध से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट को बनाने और इनकी मार्केटिंग की जानकारी हासिल करेंगे। कृषि मंत्री के अलावा 2 विधायक, सरकारी उपक्रम जो मिल्कफेड के जो सचिव हैं, मिल्कफेड के जो एमडी है, डेयरी फार्म लगाने वाले 2 महिलाएं फ्रांस जा रही है, जो चली गई है। विधायकों में स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया और सीपीएस जो प्रदेश में सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी शामिल है। आपको बता दें, हिमाचल सरकार कांगड़ा के डगवार में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो बनाने जा रही है। इसके लिए टेंडर हैं वो अवार्ड कर दिए गए हैं और आपको बता दें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है और संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण स्थल पर मशीनरी पहुंचा दी है और पुराने भवनों को गिराने और जमीन को समतल करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और इस प्लांट के लिए राजस्व विभाग ने पशुपालन विभाग को जो है पशुपालन विभाग के नाम पर 76 कनाल जो भूमि है वो भी हस्तांतरित कर दी। जो जमीन राजस्व विभाग की थी वो पशुपालन विभाग के हस्तांतरित कर दी। 76 कनाल की जमीन है जहां पर ये बनना है। और प्रदेश सरकार के इस प्लांट के लिए नाबार्ड से 201 करोड़ रुपए जो बजट का प्रावधान है वो भी कर दिया गया है। और मिल्क फेडरेशन को पहली किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और प्लांट के तैयार होने के बाद हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन इस दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट का संचालन करेगा। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल सरकार मॉडर्न मिल्क प्लांट शुरू करने जा रहा है, इसलिए फ्रांस जाकर स्टडी करेंगे कि दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाए और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, दूध की खरीद कोऑपरेटिव सेक्टर से कैसे बेहतर बनाई जाए। इन सब चीजों पर फ्रांस में टीम स्टडी करेगी। तो उन्होंने विजन बता दिया है अपना, जो मंत्री गए हैं, कि हम क्यों वहां पर जा रहे हैं और दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और इसके अलावा मार्केटिंग इसकी कैसे की जाए और जो खरीद कोऑपरेटिव जो दूध की खरीद है कोऑपरेटिव सेक्टर से वो कैसे की जाए, इसको देखा जाएगा। तो फ्रांस गए हैं जी, कुछ ना कुछ होपफुली हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो नई चीज़ वहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए आएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, पूरे प्रदेश के 12 जिलों से जुड़ी हुई खबर है। अगर आपको कुल्लू के भुंतर से जयपुर जाना है, जो अगर आप गाड़ी बुकिंग करेंगे कोई भी
जो भी टैक्सी आप बुक करते हैं तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ 2500 रुपये में पहुंचेंगे, वो भी हवाई जहाज के जरिए। और अगर आप कुल्लू के भुंतर में हैं और कुल्लू जिला के आसपास हैं, अगर आप कुल्लू पहले आप चले जाइए, फिर वहां से आप आसानी जा सकते हैं। खबर बताते हैं, बहुत अच्छी खबर है। कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट से आज जयपुर के लिए उड़ान शुरू हो गई है ऑफिशियली। पहले दिन 56 यात्री जयपुर से कुल्लू पहुंचे हैं वायुयान के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, जबकि 21 यात्री कुल्लू से पिंक सिटी जयपुर के लिए गए हैं। यानी जयपुर अपने आप में एक ऐसा शहर है जो अपने आप में बहुत सारी जो कैसे चीज़ें हैं वो समेटा हुआ है, और पुरानी जो ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जो भी जाते हैं लोग। जयपुर से भुंतर पहुंचे एयर अलायंस के 72 सीटर विमान का एयरपोर्ट में वाटर कैनन से आज पानी की बौछारें छोड़कर स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों राज्य के लोग हवाई सेवा का जो लाभ है वो उठा सकेंगे। किराया मात्र 2500 रुपए देना होगा, यानी 2500 रुपए में हवाई जहाज के जरिए आप भुंतर से पिंक सिटी जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर और भुंतर के बीच ये हवाई उड़ान सप्ताह में 2 दिन होगी, यानी पूरे सप्ताह तो आप इसका मजा नहीं ले पाएंगे हवाई जहाज के जरिए वहां जाने का, लेकिन अगर आप 2 दिन जो ये हैं बता देते हैं आपको। अलायंस एयर का जो विमान है ये सोमवार और बुधवार सुबह 8:20 पर जयपुर से उड़ेगा, 8:20 पर जयपुर से उड़ेगा और सुबह 10:15 पर भुंतर पहुंचेगा, लैंड करेगा। यानी उसके 20 मिनट के बाद भुंतर में रुकने के बाद 10:35 पर सुबह वापस जयपुर के लिए उड़ान भरेगा और फिर वहां से दोपहर 12:40 पर जयपुर पहुंचेगा। जयपुर से कुल्लू के बीच उड़ान शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन को अब पंख लगेंगे और हिमाचल के लोग भी आसानी से जयपुर जा सकेंगे। इससे दोनों राज्यों के पर्यटन को फायदा होगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन्होंने इस हवाई सेवा को शुरू किया है। और इसके बाद अब केंद्र की क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी योजना है उड़ान 5, इसके तहत कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से जम्मू के लिए भी बहुत जल्दी अक्टूबर माह में जो हमारे पास सूचना है इस माह के अंत तक जो हवाई सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। यानी अभी जयपुर के लिए शुरू हो गई है और हो सकता है इसी महीने अक्टूबर के अंत तक जो है वो ये जो सेवाएं हैं ये जम्मू कश्मीर के लिए भी शुरू हो जाए। जम्मू कश्मीर अपने आप में स्वर्ग है और हिमाचल प्रदेश की ही तरह बहुत सुंदर जगह वहां पर रहें, होपफुली वहां के लिए भी जल्दी शुरू हो जाए। इसके अलावा प्रदेश कोर्ट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना को भट्टाकुपर से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने से जुड़े आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को जारी आदेशों के तहत संबंधित लोगों को 13 अक्टूबर तक का समय देते हुए अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने इस बाबत स्टेटस जो रिपोर्ट है वो दायर करने के आदेश भी दिए थे और कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उक्त संपर्क मार्ग के आसपास सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में प्रदेश की कोई भी अदालत और जो प्राधिकारी है वो दखल ना दें। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोर्ट इस कार्रवाई से खुद को पीड़ित समझता है, कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी इस कार्रवाई से खुद को पीड़ित समझता है तो वो सीधे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़कर जो है अपनी अदालत के सामने अपनी जो दलील है रख सकता है स्वतंत्र तरीके से। हाईकोर्ट के इन आदेशों के पश्चात कुछ लोगों ने खुद को न्यायालय के आदेशों से पीड़ित पाते हुए आवेदन पत्र दाखिल किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आवेदन का अवलोकन करने पर कहा कि इस मामले को अलग से सुने जाने की आवश्यकता है। इसलिए कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मामले को अलग से पंजीकृत करने के आज जो है वो आदेश पारित किए हैं। मामले पर सुनवाई जो है वो 22 अक्टूबर को अब निर्धारित की गई है, जो अगली तिथि है 22 अक्टूबर को है। उल्लेखनीय है कि एक अन्य जनहित याचिका में चमियाना हॉस्पिटल को शिमला शहर से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग की उचित और सुरक्षित व्यवस्था न होने के कारण हाईकोर्ट ने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की जो ओपीडी है उसके संचालन पर रोक लगा रखी है और कोर्ट ने यह रोक लगाते हुए कहा था कि जब तक चमियाना हॉस्पिटल तक जो वहां पर सड़क है उसकी मेटलिंग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है, काम पक्का नहीं किया जाता है, तब तक जो है वो वहां पर सड़क को सुरक्षित तथा जो वाहन योग्य नहीं बनाया जाता है तब तक वहां पर जो है वो ओपीडी पर रोक है। और आपको बता दें फिलहाल जो आईजीएमसी से ओपीडी शिफ्ट की गई थी वो वहां पर नहीं हो रही है, हाईकोर्ट के आदेश थे उसके चलते नहीं हो रही है। और मामले पर सुनवाई के दौरान जो महाधिवक्ता है उन्होंने कोर्ट को बताया था कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण 100 करोड़ रुपए की राशि से
अधिक से जो है वो खर्च 100 करोड़ से अधिक जो पैसा वो खर्च किया गया है। इसमें करोड़ों की जो मशीनरियाँ हैं वो स्थापित की गई है जो बिना उपयोग के पड़ी हुई है, ये कहा था सरकार की तरफ से, कहा था जो महाधिवक्ता है। और निर्माण कार्यों और मशीनरियों की उचित स्थापना के बावजूद इसका संचालन केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इस हॉस्पिटल तक जो हॉस्पिटल है उसे पहुंचने के लिए जो है उपयुक्त सड़क नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित कनेक्टिविटी का होना जरूरी है और इसके लिए ऐसी सड़क का होना भी जरूरी है। तो ये एक पिछले आदेश थे, हमने आपको बता दिए, और जो एक आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगली जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज, इसमें छेड़खानी नहीं की है, जो कोर्ट की लैंग्वेज में खबर आई थी आपको हमने वही खबर बताई है। इसके अलावा ऊना जिला के संतोषगढ़ से बहुत दुखद खबर है। वहां पर संतोषगढ़ जो मार्ग है वहां पर अजौली बैरियर में एक दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ है जो बताया जा रहा है, और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैरियर से जा टकराई कार और बैरियर पर तैनात 3 युवकों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और हादसे से जुड़े हर पहलू की जो जांच है वो गहनता से की जा रही है। दुखद खबर है, इसलिए हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तेज गति से ना चलाएं। इसके अलावा जो HRTC के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी है, उन्होंने जो कर्मचारी है उन्होंने अपनी जो हड़ताल थी उसको अब जो है वो स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल परिवहन संयुक्त समन्वय समिति ने लंबित मांगों को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। लंबित मांगों को लेकर समन्वय समिति ने 14 अक्टूबर से गेट मीटिंग व 16 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन करने का जो निर्णय है वो लिया था, मगर HRTC की गोल्डन जुबली समारोह में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो घोषणाएं वहां पर की है उसके बाद अब समन्वय समिति ने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो टाल लिया है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि निगम के चालकों व परिचालकों के नाइट ओवरटाइम, मेडिकल बिल, 4% DA और कर्मचारियों की वेतन व पेंशन को हर माह 28 तारीख को देने की जो घोषणा है वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। उन्होंने निगम कर्मचारियों की लंबी देनदारियों के लिए राशि उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का और जो डिप्टी CM है और जो निगम के प्रबंध निदेशक है रोहन चंद ठाकुर का, उन्होंने उसके लिए आज आभार जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित देनदारियों को पूरा करने की घोषणा के बाद समन्वय समिति ने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है और उन्होंने कर्मचारियों से निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए भी जो है वो अपील की है, आह्वान किया है। जो कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे थे, HRTC के मोर्चा खोल रहे थे, उन्होंने आज थैंक्स किया है CM और डिप्टी CM का, और ये भी कहा है जो हमारे कर्मचारी प्रदेश में है जो HRTC में कार्यरत, चाहे वो कंडक्टर हो, इसके अलावा ड्राइवर हो और भी कई कर्मचारी है, अब सभी जो लोग हैं, जो हमारा नाइट ओवर टाइम था सरकार वो भी दे रही है, DA भी दे रही है और चीजें भी दे रही है, तो राजस्व कैसा बढ़ाया जाए इसके लिए जो है उन्होंने आह्वान किया है अपने ड्राइवरों से, कंडक्टरों से। इसके अलावा ऊना शहर के वार्ड नंबर 11 में 32 वर्षीय सुनील कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, दुखद खबर है। और सुनील कुमार रविवार देर रात बाथरूम में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसे परिजन क्षेत्रीय अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुत दुखद खबर है, बताया जा रहा है कि नरेंद्र रात को बाथरूम गया जहां पर पांव फिसलने के चलते उसकी मौत हो गई। तो पांव फिसलकर मौत हुई है जी जो बाथरूम के अंदर, दुखद खबर है। इसके अलावा प्राथमिक पाठशाला भटवारा एवं आंगनबाड़ी केंद्र भटवारा में अज्ञात चोर ताले तोड़कर गैस सिलेंडर सहित हजारों रुपए का जो सामान है वो चुरा कर ले गए। रोचक खबर है, सरकारी स्कूल से सिलेंडर भी ले गए, दालें भी ले गए, बहुत सारा सामान ले गए। स्कूल में 2 दिन की छुट्टी होने के कारण यह चोरी कब हुई इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं इस संदर्भ में स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। आज सुबह 8:15 बजे के करीब जब स्कूल की जो मल्टीटास्क वर्कर है सपना देवी, ये स्कूल आई तो इसने देखा कि स्कूल के रसोई घर और साथ लगते कमरे का जो दरवाजा है वो खुला था और ताले टूटे हुए थे। इस पर उसने स्कूल के जो मुख्य अध्यापक है किरण सूद को दूरभाष पर सूचना दी और सूचना मिलते ही मुख्य अध्यापिका वहां पर है किरण सूद, ये मौके पर पहुंची, स्कूल पहुंची और कमरों के अंदर देखा तो रसोई घर से गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, 2 दरिया और 50 किलो चावल और 2 कुकर गायब थे। चोरों ने जो है वो चावल और कुकर तक नहीं छोड़े। जब दूसरे कमरे में गए तो वहां पर जो LED लगाई गई थी और जो वहां पर स्पीकर थे वो भी गायब थे। और इसी स्कूल के साथ एक आंगनबाड़ी केंद्र का भवन ने चोरों द्वारा उनके भी जो ताले हैं वो तोड़कर आंगनबाड़ी केंद्र से किचन के 2 कुकर और खाने पीने के जो बर्तन हैं, रिफाइंड का जो तेल है, 2 और 10 किलो के जो वहां पर दलिए थे उसको भी चुरा कर ले गए हैं चोर। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से इस संबंध में लंबा गांव पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस ने अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इसी स्कूल में जो है
वो ये 5वीं चोरी हो गई है पिछले 7 सालों में, और अभी तक जो चोर है उनका पता ही नहीं चल पाता कि चोरी किसने की है। तो ये चौंकाने वाली खबर है। स्कूल में आंगनबाड़ी में चोरी, और जब मल्टीटास्क वर्कर पहुंचती है तो वहां से जो सामान है वो उठाया हुआ था। 2 दिन के बीच ये जो है वारदात हुई है। अब पुलिस उन चोरों को ढूंढने में लगी हुई है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, चौंकाने वाली खबर है, शर्मसार करने वाली खबर है देवभूमि को। शिमला के रामपुर उपमंडल में एक 9 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी शख्स ये रामपुर का एक कचौली क्षेत्र वहां का रहने वाला है। और इसमें देखिए सोचने वाली जो बात है, बच्चे की जो उम्र है वो तो 9 साल है, लेकिन जो आरोपी इसमें है इसकी उम्र 40 साल है। जो इसके अपने ही बच्चे हैं, और अपने बच्चों से इसकी जो इसने दुष्कर्म किया है उससे बच्ची छोटी है, वो 9 साल की बच्ची। और जो आरोपी है वो फरार है, और डीएसपी रामपुर ने इस मामले की पुष्टि की है। और आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो अब जो टीम है वो भेज दी गई है। इसकी उम्र, जो आरोपी 40 साल इसकी उम्र है, कचौली क्षेत्र का ये रहने वाला, शादीशुदा है। और ये जो घटना है ये 12 अक्टूबर की शाम की घटना है। 12 अक्टूबर की शाम की घटना है। 9 वर्षीय ये बच्ची है, और इसमें आरोपी तब से ही फरार हैं, और इसको ढूंढने के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार जारी है। दुखद खबर है, शर्मसार करने वाली खबर है कि कैसे जो है वो एक पिता समान व्यक्ति, और वो भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम देता है। 12 अक्टूबर की शाम को वो जब बच्ची अकेले थी घर में, उसने बच्ची को अकेले देखा और वहां पर जा घुसा। और जब वहीं पर साथ में एक नेपाली दंपति थे, नेपाली बच्ची है ये, नेपाली दंपति वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि बच्ची चिल्ला रही थी, और जैसे उसने देखा कि वहां से वो फरार हो गया। इसके बाद से ये फरार चल रहा है। इसको ढूंढने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, तो प्रदेश में जो मौसम है ये अब 4-5 दिन अगले साफ रहने वाला है। केवल अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है, बाकी प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम अभी साफ है, यानी 4-5 दिन बिल्कुल मौसम साफ है। इसके अलावा एनटीटी भर्ती को लेकर बता देते हैं आपको, एनटीटी भर्ती में क्या है। पिछले कल हमने खबर बताई थी आपको। फिलहाल एनटीटी भर्ती अगले महीने से शुरू होने वाली है, एजेंसी फाइनल जो है वो हो रही है। और इसमें बता देते हैं आपको, अभी पहले चरण में 2 वर्ष वाले ही लिए जाएंगे, जिनके पास एनटीटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा है। जो 1 वर्ष वाले हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सरकार, हालांकि जो शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भेजा है सरकार को, सरकार इसमें डिसीजन लेगी। ब्रिज कोर्स करवाना है इनको 1 साल का डाइट केंद्रों से। लेकिन बात तो ये कि वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है वो अभी भर्तियां शुरू होने वाली अगले माह से। अब बड़ा सवाल यह है कि जो एनटीटी भर्ती है इसमें 1 साल वाले अधिकतर लोग हैं, 2 साल वाले कम हैं। अब 2 साल वाले 6297 लोग मिलते भी या नहीं मिलते हैं, जाने वाला समय बता पाएगा। लेकिन एनटीटी भर्ती में अगले वर्ष से हर सरकार सोच रही है कि ब्रिज कोर्स करवाया जाए। लेकिन महिलाओं का कहना यह है कि हम जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और उनका यह भी कहना है, हालांकि उनका जेन्युइन पॉइंट एक ये है कि 14 से पहले जो एनसीटी है, जो जिसका हवाला दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कि उनके नियम ये है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है केंद्र सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। लेकिन जब हमने डिप्लोमा किया है, 1997 से भर्ती नहीं हुई है प्रदेश में, 27 साल बाद भर्ती हो रही है एनटीटी की, और हमने 14 से पहले जो है वो सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रदेश में था। तो हम कहां से ये डिप्लोमा करते? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 साल पहले डिप्लोमा किया है। तो इनका ये कहना है कि सरकार को इसको देखना चाहिए था, पहले ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए था, उसके बाद भर्ती कर लेते। लेकिन अभी भी इनका ये कहना है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और 1 वर्ष वालों को भी तवज्जो देगी। तो ये सूचना हमारे पास हमने बता दी है। पहले चरण में अभी 2 वर्ष वालों को ही ले रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इसी मामले को लेकर के या नहीं। जो महिलाएं हैं, एनटीटी की अधिकतर लोग महिलाएं हैं, और ये जो है वो जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं छोटे स्कूलों में, उनको पढ़ाएंगे। अगले महीने से भर्ती शुरू होनी है। और इसके अलावा जो 903 और 939 को लेकर के काफ़ी व्यूवर्स हमारे जो डेली कमेंट करते हैं, डेली जो है वो सूचना, ये कहते हैं सूचना लीजिए इसकी। तो सूचना अभी यही है कि यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इन प्रोसेस हैं, और इसी महीने संभावनाएं हैं कि इसी माह जो है वो इनका रिजल्ट आ जाएगा। इन प्रोसेस से यही सूचना प्राप्त हुई है कि इन प्रोसेस से बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अब कब तक निकलता आने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल सूचना यही है कि ये जो रिजल्ट है इसी माह निकालने की तैयारी ही है। तो अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।